फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा आपके पास वो आता रहेगा। मेरे ख्याल से IIT पटना के पास काफ़ी सारा रिक्वेजिशन आता है, तो वी हैव बीन इन टच विद देम। तो इसमें एक्सपेक्टेड ये होता है कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस अपने सारे रिकॉर्ड्स डेटा फॉर्मेट में हमारे डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म पे NAD का जो एप्लीकेशन है उस NAD के एप्लीकेशन स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है जिस पे अपलोड करें, और स्पेसिफिक टेम्पलेट्स हैं वो उसमें टेम्पलेट्स को सेलेक्ट करके, और उस टेम्पलेट को सेलेक्ट जब आप करते हो तो डिजिलॉकर पे जब जो भी स्टूडेंट आपका आता है वो डिजिलॉकर पे उसी टेम्पलेट पे देख सकता है अपने सर्टिफिकेट्स, चाहे वो डिग्री हो, मास्टर्स हो। तो अभी ये 3 सेक्शन किया है टू स्टार्ट ऑफ में। जनरली धीरे धीरे हम लोग माइग्रेशन, जैसे अभी से बात हो रही थी या IIT पटना से बात हो रही थी कि माइग्रेशन भी आना चाहिए, और भी सर्टिफिकेट्स, बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेट्स होते हैं जो कि करिकुलर एंड को करिकुलर सर्टिफिकेट्स हैं जो कि आने चाहिए यहाँ पे, तो वो हमने फेज 2 के लिए रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ट्राइंग टू ऑनबोर्ड ऑल द सर्टिफिकेट जो कि करिकुलर सर्टिफिकेट, जो कि एकेडमिक सर्टिफिकेट है, जो कि उनको एडमिशन के लिए ज़रूरत पड़ेगा या फिर किसी एम्प्लॉयर के लिए ज़रूरत पड़ेगा उनको वेरीफाई कराने के लिए। सो बेसिकली जो मैं बताना चाह रहा था आपको कि कौन से सर्टिफिकेट्स हैं हमारे पास, वो ये था, ये स्लाइड है जो मैं बताना चाह रहा था। जैसा मैंने बताया, राइट फ्रॉम बर्थ सर्टिफिकेट टिल सर्टिफिकेट, ऑल द सर्टिफिकेट्स एक्सेप्ट फ्यू ऑफ देम आर ऑलरेडी देयर ऑन बोर्ड। और वहाँ पे आपको जितने जैसे वोटर ID कार्ड यूज में आ रहा है, यस वी आर इन टच विद देम, और ब्रिंगिंग वोटर ID कार्ड, जो इलेक्शन कार्ड है उसको भी एपिक कार्ड जिसको बोलते हैं, वो भी हम लेके आ रहे हैं। लाइक ई-वेरिफिकेशन पासपोर्ट, वो भी अभी डिजिलॉकर पे आने के कगार पे हैं। वी हैव ऑलरेडी स्पोकन टू एडवांस स्टेज पे है इंटीग्रेशन वो हम कर रही है। तो एज एन इंडियन सिटीजन हम लोगों को वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ पे बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेट हैं जो कि हमें मैंडेटरी हो जाता है, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो, डिजिटल फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, लेकिन हमें मैंडेटरी हो जाता है। लेकिन जैसे एजुकेशन सर्टिफिकेट्स हैं, कास्ट सर्टिफिकेट है, या फिर यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे हम यूनिवर्सिटीज पे जाते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट है, पैन कार्ड है। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने मैरिज सर्टिफिकेट, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट्स हो गए, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट है। वी आर ऑल्सो इंटीग्रेटिंग विद RGI, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जहाँ से इस पूरे नेशन के बर्थ सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट है, वो सब सारी चीज़ें ऑन बोर्ड हो जाएगी। लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में आपको पेंशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है। पेंशन सर्टिफिकेट अभी हमने सेंट्रली जितने भी पेंशन सर्टिफिकेट जो EPPO होता है, इलेक्ट्रॉनिक पेंशन पेमेंट ऑर्डर, वो हमने इंटीग्रेट कर दिया है नेशनल लेवल पे। बट स्टेट लेवल पे सम ऑफ द स्टेट्स, नॉट सम ऑफ द स्टेट्स, इनफैक्ट टू बी वेरी प्रिसाइज 2 ऑफ द स्टेट्स हैव ऑलरेडी इंटीग्रेटेड, जिसमें छत्तीसगढ़ है, पंजाब है, जिसने ऑलरेडी इंटीग्रेट कर दिया है। उनके EPPO जो है वो हमारे डिजिलॉकर के प्लेटफॉर्म पे आता है। डिफेंस के सारे EPPO जो है वो अभी हमारे डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म पे हैं, बीट आर्मी, बीट नेवी और बीट एयरफोर्स, तीनों के तीनों EPPOs हमारे पास अभी हैं ऑलरेडी अवेलेबल। रेलवेज के सारे EPPOs हमारे पास अवेलेबल हैं। तो पेंशन पे हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। डेफिनेटली द पीपल जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो पेंशन पेमेंट सर्टिफिकेट लेते हैं, वो लोग हैं सब ओल्ड एज ना, अबव 60, अबव 70, अबव 80 लोग होते हैं। तो उनको कितना सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम उनका पेमेंट, पेंशन पेमेंट ऑर्डर जो है उनके डिजिलॉकर एप्लीकेशन पे दे सकते हैं, दैट वी हैव फोकस्ड ऑन। एंड again the record of will, death certificate, these all certificates are there on DigiLocker for you to touch. तो yes sir, आधार कार्ड जो मैंने डाउनलोड किया, हाँ जी, उसमें सर आखिरी का चार्ज इसलिए है बिकॉज ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। वी कैनॉट शो द एंटायर आधार कार्ड, यस, बट वी आर कमिंग विद अ डाउनलोड फैसिलिटी, जहाँ पर कि आप जब डाउनलोड करेंगे अपने मोबाइल पे तो आपको पूरा आधार कार्ड, ऑल एंटायर डिजिट्स विल बी शोन। यस सर, वो अभी तक इसलिए था बिकॉज सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस ये बोलती है कि लास्ट के 4 डिजिट बाकी सारी चीज़ें मास्क होनी चाहिए,
लास्ट के 4 डिजिट ही दिखने चाहिए ताकि इसका मिसयूज ना हो पाए अभी। लेकिन वी आर टॉकिंग टू द इशूइंग अथॉरिटीज कि हम उसको जब डाउनलोड का ऑप्शन हम दें, जब वो PDF डाउनलोड करें, जैसे आप PDF डाउनलोड करोगे तो आपको इंटायर डिजिट्स उससे देखने चाहिए। बिकॉज जाहिर सी बात है, इट्स वेरी लॉजिकल कि अगर मेरे पास आधार कार्ड है और अगर किसी को देना है तो मैं 4 डिजिट देके कुछ करूँगा नहीं, तो मेरे को चाहिए कि सारे के सारे डिजिट्स देखने चाहिए। तो यस, वी आर कमिंग अप। तो बेसिकली सेशन जिस चीज़ के लिए हम जो सेशन में लेने वाला हूँ अभी, वो डिजिलॉकर NAD है। NAD का थोड़ा बैकग्राउंड में दे दूँ, बैकड्रॉप दे दूँ आपको। NAD वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 2017 और ये 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसमें कि ये सब सारी चीज़ें होनी थी। अब उसमें 2 डिपॉजिटरीज थे, NDML एंड CVL, जहाँ पर कि वो स्कैंड कॉपीज जो है वो अपलोड करते थे। अब स्कैंड कॉपीज, जैसा हमने पहले बात किया कि स्कैंड कॉपीज doesn't make any sense because that is not scalable. So what we have done is in March 2020 हम लोगों को डिजिलॉकर को एक नोटिफिकेशन आया कि जितने NDML और CVL के साथ जो भी अरेंजमेंट्स थे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के, UGC के, UGC इज इम्प्लीमेंटिंग बॉडी, उसके जितने भी अरेंजमेंट्स थे वो नल एंड वॉइड हो गए, वो डिसकंटिन्यू हो गए। एंड देन मार्च 2020 में डिजिलॉकर को ये दिया गया कि डिजिलॉकर विल बी द सिंगल डिपॉजिटरी ऑफ ऑल द एकेडमिक रिकॉर्ड्स। फिर हमने जो पोर्टल बनाया जुलाई 2020 से हमने ये शुरू किया है। पोस्ट देन अभी तक हम लोग समवेयर अराउंड 1362 एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी ऑन बोर्ड हो चुके हैं। आउट ऑफ दैट नियरली 500 आर गोइंग लाइव। और अगर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात करें हम, तो कुछ 7 करोड़ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी अवेलेबल हैं डिजिलॉकर पे। सिर्फ हायर एजुकेशन की अगर NAD के पोर्टल के थ्रू हम बात करें तो 7 करोड़ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि अवेलेबल हैं। और टोटल एजुकेशनल रिकॉर्ड्स अगर हम बात करें तो वो 52 करोड़ हो चुके हैं। तो दिस इज स्टैटिस्टिक्स। एज आई सेड 52 करोड़ ऑलरेडी हमारे पास है, 7 करोड़ डॉक्यूमेंट हैं, कुछ 466 है। आज का फिगर अगर मैं बताऊँ तो इट हैज गॉन अप टू 481 टोटल लाइव इंस्टीट्यूशंस। और आई एम सॉरी, ये केरला के लिए था, प्रीवियस PPT या प्रीवियस जो था मेरा केरला के साथ था, इसलिए या सो एज डिपार्टमेंट्स some of the universities are already there. I don't know higher education department is there or not. Is there, sir? So higher education department के लिए sir, if in case you want any statistics, if in case you want कि हाँ बिहार में कितने हो चुके हैं, कितने अवार्ड्स अपलोड हो चुके हैं, या कौन कौन से ऑनबोर्ड हो चुके हैं, किसके लिए हमें प्रमोट करना है, नहीं करना है, वो सब सारी चीज़ें हम जब आप NAD.डिजिलॉकर के जो URL है यहाँ पे आप जाओगे NAD.digilocker.gov.in, उसके स्टैटिस्टिक्स पेज पे हमने स्टेट वाइज भी स्टैटिस्टिक्स दिया हुआ है। यू कैन गो ऑन टू दैट पेज एंड इवन यू कैन कंपेयर योर स्टेट विज़ द अदर स्टेट्स। जैसे कर्नाटका है या महाराष्ट्र है या यूपी है, दे हैव बीन डूइंग एन एक्सेप्शनल जॉब। वो अभी अगर मैं कर्नाटका की बात करूँ तो कर्नाटका हैज मेड समवेयर अराउंड 80 ऑड इंस्टीट्यूशंस लाइव। अगर मैं यूपी की बात करूँ तो दे हैव मेड समवेयर अराउंड 45 इंस्टीट्यूशंस लाइव। तो उसी तरीके से अगर बिहार की मैं बात करूँ तो बिहार में बहुत ज़्यादा काम हुआ नहीं है। हालांकि ऑनबोर्डेड तो बहुत लोग हो चुके हैं, रजिस्टर बहुत लोगों ने कर दिया है। मेरे ख्याल से 3 या 4 ही ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो कि ऑनबोर्ड नहीं है, बट बहुत लोगों ने डेटा अपलोड नहीं किया। तो जब आप ऑनबोर्ड हो जाते हो लेकिन डेटा अपलोड नहीं करते हो तो फिर दैट डजंट मेक एनी सेंस बिकॉज योर स्टूडेंट्स couldn't come to DigiLocker and fetch their certificates. तो सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन का कोई मतलब नहीं है। यू नीड टू अपलोड द डेटा सो दैट आपके स्टूडेंट्स को उसका कम से कम फायदा मिल सके। इस तरीके से ये एक कंपैरेटिव ऑनबोर्डिंग है। इस तरीके से आप देख सकते हो कि बिहार विज़ और अदर स्टेट्स क्या परफॉर्मेंस है बिहार की। Process flow, yes. Now this is which I urge you to focus on. Process flow ये कैसे होता है, NAD क्या है और ये कैसे किया जाता है। NAD एक पोर्टल है जो कि हमने डिजिलॉकर के इंजन पे ही बनाया है। NAD एक फ्रंट एंड है बेसिकली। वहाँ पे आप क्या करते हैं, आप NAD.digilocker.gov.in पे जाते हैं, वहाँ पे अपने इंस्टीट्यूशन को रजिस्टर करते हैं। नाउ बहुत बार ये क्वेश्चन आता है
कि जब आप रजिस्टर करने जाते हो तो आपको अपना आधार कार्ड देना पड़ता है, आधार नंबर देना होता है, आपको OTP आपके पर्सनल मोबाइल पे आता है, एंड देन सिक्योरिटी पिन वगैरह देना पड़ता है। तो उसका आंसर ये है सर कि यहाँ पर जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है हमारे पोर्टल पे ऑलरेडी, वो पोर्टल पे हमारे पास रेगुलेटरी अथॉरिटीज से आए हुए हैं, UGC से, AICTE से या ICAR से, जितने भी रेगुलेटरी अथॉरिटी है उनसे आया हुआ है हमारे पास डेटा। तो दैट इज डेटा इज ऑलरेडी, द एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का डेटा ऑलरेडी वेरीफाइड है। इट्स जस्ट कि जो इंडिविजुअल वो वहाँ पे आकर के रजिस्टर कर रहे हैं, हम उनको ऑथेंटिकेट करते हैं वेदर दैट पर्सन इज लेजिटिमेट और नॉट। That is why you need to give your Aadhaar or your mobile number and then the OTP goes to your registered mobile number. आप सिक्योरिटी पिन वगैरह देते हो, तब हमें ये पता चलता है कि प्रसून अगर जा रहा है NIT पटना को रजिस्टर करने के लिए, तो whether प्रसून is a legitimate person or not, that is being checked. That is why आप अपने पर्सनल से करते हो। Now this also can be changed. Suppose कल को जाकर के प्रसून का ट्रांसफर हो जाता है, प्रसून रिटायर कर जाता है, whatever, and विवेक कम्स इन, राइट? तो विवेक का क्रेडेंशियल्स जो है वो डिजीलॉकर के ऑफिशियल्स को आप देते हो। डिजीलॉकर के ऑफिशियल्स, NAD के ऑफिशियल्स जो हैं वो आपको ऑथेंटिकेट करते हैं, आपको वेरीफाई करते हैं कि वेदर दैट इवेंट हैज हैपेंड और नॉट, वेदर प्रसून हैज लेफ्ट एक्चुअली और नॉट, और विवेक हैज जॉइंड इन दैट पोजीशन और नॉट। वो ऑथेंटिकेशन होने के बाद फिर हम उसको बैकएंड से चेंज करते हैं ताकि वो भी लॉग इन कर पाए। एंड नाउ जनरली हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि जितने भी सीनियर ऑफिशियल्स हैं, दैट मीन्स कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन हो गए या फिर रजिस्ट्रार हो गए, असिस्टेंट रजिस्ट्रार हो गए या वाइस चांसलर हो गए, वो आकर के रजिस्टर करें सो दैट द ऑथेंटिकेशन ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन कैन बी इंटैक्ट। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि OTP वगैरह, चूंकि ये OTP बेस्ड लॉगिन है, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि इट्स वेरी ऑकवर्ड और बहुत मुश्किल हो जाता है VC से जाकर के OTP बार बार लेके आना या फिर रजिस्ट्रार से बार बार OTP लेके आना, तो वो बहुत ऑकवर्ड हो जाता है। दैट इज व्हाई वी हैव आल्सो गिवन द प्रोविजन टू हैव द यूजर्स आल्सो। अगर आप किसी को यूजर बनाना चाहते हैं, अदर यूजर जो कि अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर सके या अपने मोबाइल नंबर से वो एक्टिविटीज कर सके, तो दैट इज आल्सो पॉसिबल। So once they go on to the portal, they authenticate themselves through a DigiLocker account. अपना DigiLocker अकाउंट से अपने आप को ऑथेंटिकेट करते हैं। उसके बाद अपने यूजर, अपने एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर करने का जब आप जाते हो वहाँ पे मैं पूरा प्रोसेस को आपको स्क्रीन शॉट्स के साथ दिखाऊंगा। अभी यूजर रजिस्ट्रेशन के वक्त क्या होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ ड्रॉप डाउन से अपने इंस्टीट्यूशन का नेम सेलेक्ट करना होता है, बाकी सारे के सारे फील्ड्स जो हैं वो ऑटो पॉपुलेट हो जाते हैं बिकॉज वी हैव ऑल द डेटा। नाउ व्हाट वी एक्सपेक्ट इज कि आप वहां पर आकर के उस डेटा को वेरीफाई कीजिएगा। आप वेरीफाई करने के बाद इफ इन केस एवरीथिंग इज ओके देन यू गो अहेड, अदरवाइज व्हाट यू डू इज यू गेट इन टच विद द टीम दैट ये इंफॉर्मेशन जो है ये सही नहीं है। वंस यू गिव अस दैट इंफॉर्मेशन वी go to UGC and Ministry of Education to verify that whether that information which is being given by academic institution that is right or not. If in case that is right and that needs to be modified, we modify it and then tell you that now you can do the registration from. So that once that is being done, आप अपलोड करते हैं एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। स्टैंडर्ड फॉर्मेट CSV का फॉर्मेट है, बेसिकली एक्सेल का फॉर्मेट है। उसमें एक स्टैंडर्डाइज हमने कुछ एब्रिविएशन यूज किए हुए हैं। उस एब्रिविएशन को डिकोड करने के लिए हमने गाइडलाइंस डॉक्यूमेंट्स भी दिए हुए हैं। उस गाइडलाइन डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपको डेटा बनाना होता है और अपलोड करना होता है। इन केस यू वांट कि आपके मार्कशीट्स में आपके स्टूडेंट्स के स्टूडेंट्स के फोटोग्राफ्स भी आए, दैट इज ऑल्सो फैसिलिटी इज बीइंग देयर। वहां करने के बाद फिर आप खुद वेरीफाई करते हो कि जो आपने अपलोड किया है डेटा वो सही है या नहीं। सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, सपोज आपने CSV में 100 रिकॉर्ड्स का एक डेटा बनाया और उसके बाद फिर 100 रिकॉर्ड्स को आपने अपलोड कर दिया। कैसे अपलोड करना है मैं बताऊंगा। आपने जैसे ही अपलोड किया उसके बाद फिर हम उस 100 रिकॉर्ड्स में से 5 रैंडम रिकॉर्ड्स उठा करके आपके डैशबोर्ड पे देते हैं ताकि आप वेरीफाई करो। जैसे आप वेरीफाई चेक करते हो वो पूरा एंटायर जो रिकॉर्ड है वो टेम्पलेट, जिस टेम्पलेट में आपने सेलेक्ट किया, जो टेम्पलेट आपने सेलेक्ट किया है उस टेम्पलेट पे पॉपुलेट होकर के आपको दिखता है कि वेदर इट इज लुकिंग ओके और नॉट, वेदर जो पॉपुलेट हो रहा है वो सही पॉपुलेट हो रहा है या नहीं। आपको उसको वेरीफाई करना होता है। आप वेरीफाई करने के बाद खुद ही वेरीफाई करते हो और खुद ही उसको लाइव के लिए प्रोसेस करते हो।
फर्स्ट टाइम के लिए हमने ये जो एक्टिविटी है वो अपने ऊपर डिपेंडेंट रखा है, बिकॉज कंसिडरिंग द फैक्ट दैट दिस इज अ न्यू पोर्टल, बहुत सारी चीजें, कोई गलत चीज लाइव ना चली जाए, कोई गलत चीज ऐसी ना चली जाए जो कि सिटीजन्स को गलत दिखे या गलत परसेप्ट हो। इसके लिए फर्स्ट टाइम लाइव के लिए आपको वो लाइव रिक्वेस्ट जो है वो हमें यहाँ होता है। वो लाइव रिक्वेस्ट करने के बाद फिर सेकेंड टाइम जैसे जैसे आप पब्लिश करते जाते हैं वैसे वैसे वो डेटा आपका लाइव होते जाता है ना। लाइव हो जाने के बाद आपका स्टूडेंट और उसको नैट के प्लेटफॉर्म या और किसी प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है, वो जहाँ से अपना आधार कार्ड लेता है वहीं से अपना एजुकेशन सर्टिफिकेट भी ले सकता है। ही गोज ऑन टू द डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म, सर्च पैरामीटर्स देते हैं, सर्च पैरामीटर्स के बाद फिर वो अपनी डिग्री या मार्कशीट या जो भी डेटा है या जो भी सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड कर सकता है। एंड ही कैन ऑल्सो शेयर जो रिक्वेस्टेड ऑर्गेनाइजेशन, जो पहले मैंने बताया था कि रिक्वेस्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में ही डिजिलॉकर का विजिट डाल के रखा हुआ है टू टेक द एडमिशन प्रोसेस थ्रू डिजिलॉकर। तो अगर वैसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो यू कैन ऑल्सो शेयर दैट पर्टिकुलर सर्टिफिकेट विद दैट एप्लीकेशन एज वेल। मूविंग फर्दर, आपके सहूलियत के लिए किस तरीके से ये यूजर मैनुअल हमने ऑलरेडी दिया है कि आपको बार बार हमारी टीम के साथ इंटरेक्ट करने की जरूरत नहीं है। यू कैन हैव योर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूजर मैनुअल, किस तरीके से जा रहा है। हमने स्क्रीन बाय स्क्रीन वो चीज दी हुई है कि आपको किस तरीके से देखना है, क्या आना चाहिए, आइडियली क्या होना चाहिए, मिस्टेक्स कहाँ पे हो रहे हैं, और अगर मिस्टेक हो गया है तो उसको रेक्टिफाई कैसे करना है। Everything is being given into that user manual जो ऑलरेडी वेबसाइट पे है। इस तरीके से हमने दो सेक्शंस और हैं इसमें, एक है FAQs और एक है व्हाट्स योर नॉट। तो पहले FAQs के बारे में बताता हूँ। FAQs जैसा मैंने बताया पहले कि एवरी डे देयर इज कॉमन सेशन, कॉमन BC ऑफ टेक्निकल हैंड होल्डिंग के लिए हमने BC रखी हुई है 2:30 से 5:30। 2:30 से 5:30 में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो कि उस प्लेटफॉर्म पे आकर के अपने जो क्रेडेंशियल्स हैं या अपने जो प्रोसेसेस हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं, और वो जानने के बाद फिर जो भी वो क्वेश्चंस पूछते हैं, वो क्वेश्चंस पूछने के जो भी आंसर, वो आइडियल आंसर होता है, वो आंसर जो है वो हमने FAQs में रेगुलरली अपडेट करते हैं ताकि आपको नेक्स्ट टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो। जो भी इंस्टीट्यूशन नया ऐड होता है, जब भी कोई IIM हो गया या NIT हो गया या IIT हो गया या किसी तरीके का कोई यूनिवर्सिटी जब नया ऑनबोर्ड होता है या लाइव हो जाता है, तो एवरीथिंग इज देयर ऑन व्हाट्स योर नॉट, सो दैट यू कैन सी दैट बहुत सारे ऐसे एजुकेशन फ्रेटर्निटी में ये चीज है कि भाई उसने किया कि नहीं किया पहले। यू नो when we were talking to IIMs, तो सबसे पहला उनका सवाल था कि भाई IIM अहमदाबाद ने किया या नहीं किया। IIM अहमदाबाद पहले करेगा उसके बाद करेगा। NIT से जब सर हम बात कर रहे थे तो अमेरिका का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि कौन सी और NIT है जिसने किया है, पहले वो बताइए। तब NIT जब ये सब क्वेश्चन आते रहते थे, तो दैट इज ऑलरेडी मेंशन्ड ऑन व्हाट्स योर नैट। तो इस तरीके से ये डैशबोर्ड है। जब आप nat.digilocker.gov.in पे जाते हैं तो इस तरीके से डैशबोर्ड आपको दिखता है। आई नो दिस इज ओनली फॉर द एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, बट यस, ये DBT स्कीम के लिए आपके सारे डिपार्टमेंट जो हैं वो DBT स्कीम से कहीं ना कहीं जुड़े होंगे। तो आपको एजुकेशनल रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करने के लिए DBT स्कीम्स में जाना है, तो आपको NAT समझना थोड़ा जरूरी हो जाता है। दैट इज वाई I'm involving everyone into discussion. I know this is a bit getting a bit boring, and this is only for the interest of the education department and the fraternity. But you all will be needing it. Trust me. जब आप DBT schemes को implement करेंगे, you all will be needing the NAT platform. तो इस तरीके से सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स दिए हुए हैं कि आपको क्या करना है, क्या स्क्रीन आती है, किस तरीके से वो दिखता है, ताकि यू शुड नॉट बी लॉस्ट when you are integrating with NAT. NAT जैसा मैंने बताया कि डिजिलॉकर का अगेन एक फ्रंट एंड है, डिजिलॉकर के इंजन पे ही बना हुआ है। तो यहाँ पर भी आप ऑथेंटिकेट जो है वो NAT डिजिलॉकर के प्लेटफॉर्म से ही करते हो। यू साइन इन विद डिजिलॉकर और साइन अप विद डिजिलॉकर। और ये 3 स्क्रीन आती हैं आपको जब आप अपने अकाउंट में साइन इन करते हो। आप आधार नंबर देते हो या मोबाइल नंबर देते हो, और उसके बाद फिर OTP आता है, 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन आता है। ये सब सारी चीज़ें करने के बाद जब आप अंदर जाते हो तो दिस इज द थिंग व्हाट यू गेट फॉर रजिस्ट्रेशन।
तो जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ड्रॉप डाउन में सारे ये तो स्किल के लिए है, बट इसी तरीके से सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का नाम और सारे क्रेडेंशियल्स जो है वो ड्रॉप डाउन में रहते हैं. You just need to click on your academic institution and all these will be auto populated. The pin code, the landline, website URL और भी 3-4 ऐसे fields हैं जो कि auto populate हो जाते हैं, जो आपको check करना होता है कि whether that those information what is being provided is okay or not. कई बार ऐसा होता है UGC की लिस्ट जो हम उठाते हैं या AICTE की लिस्ट जब हमें मिलती है या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जब लिस्ट हमें देता है तो कई बार वो पुराना हो जाता है और बीच में कुछ ना कुछ ऐसे मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं जो कि शायद हम तक पहुंचते नहीं. दैट इज वाई वी रिक्वेस्ट ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस, ऑल द एकेडमिक इंस्टीट्यूशन कि आप इसको प्लीज इसको चेक करें, इसको वेरीफाई करें एंड देन ओनली यू गेट अहेड. जैसे आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं एंड देन यू गेट टू दिस स्क्रीन. So this is basically that person who would be actually operating the portal. तो जो भी रजिस्टर करते हैं, सपोज मैंने अगर रजिस्टर किया है तो मेरा नाम ऑलरेडी यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होकर के लिखता है. दैट मीन्स आई बाय डिफॉल्ट बिकम द नोडल ऑफिसर ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि मैंने रजिस्टर किया इस चीज को. एंड डेजिग्नेशन, मोबाइल नंबर और ऑफिशियल ईमेल आईडीज आर नीडेड. ये इसलिए है बिकॉज ऑल द कम्युनिकेशन, जितने भी कम्युनिकेशन आएंगे, चाहे वो हमारी तरफ से जाए, चाहे वो मीटी डायरेक्ट भेजे या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से जाए या यूजीसी से जाए, जो भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के बारे में जाएगा इंफॉर्मेशन वो इसी ऑफिशियल ईमेल आईडीज और मोबाइल नंबर्स पे जाएगा. दैट इज व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. द मोमेंट दिस इज बीइंग डन और एक टर्म्स ऑफ यूज है, दिस इज बेसिकली द क्लिक रैप एग्रीमेंट. जो एग्रीमेंट आप करते हैं, यू कैन ऑल्सो, आई टोटली अंडरस्टैंड दैट many of us are not in a position to accept this terms of use or terms and conditions. So what you can do is you can download it, you can print it, you can have a discussion with your senior officials, management, या जिससे भी आपको discussion करना है, and then come again and agree to it. Once you agree to it, your registration is complete. So जिन्होंने NDML और CVL पहले किया है उनको शायद ये पता होगा, they must be noting it, कि पहले क्या था, NDML और CVL का जो भी बोनस था रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, दैट वाज ऑन टू यू, ऑन टू द यूनिवर्सिटी, ऑन टू द एकेडमिक इंस्टीट्यूशन. कि आपको 80% काम करना होता था, 20% काम जो है वो पोर्टल करता था, एंड देन आपके ऊपर होता था अगर आपने कुछ गलती कर दी तो कर दी. हियर वी हैव रिवर्स द साइकिल ऑलटुगेदर. अभी हमने क्या किया है कि तो 80% ऑफ द ओनर्स टेकिंग ऑन फॉर रजिस्ट्रेशन इज ऑन अस. हमने बैकएंड पे सारी चीजें मैनेज की हुई है. यू जस्ट नीड टू हैव दिस 3 steps फॉर द रजिस्ट्रेशन पर्पस एंड दिस हार्डली टेक्स 2.5 minutes टू रजिस्टर. सो दिस इज ऑल अबाउट द रजिस्ट्रेशन पर्पस. अगर आपको किसी तरीके जैसा कोई मेरे से पूछ रहा था लंच के दौरान कि जो कैसे टेम्पलेट्स कहाँ से मिलेंगे या टेम्पलेट मेरे को लॉगिन करके ही मिल सकता है क्या, तो उसका आंसर ये है कि आप रिसोर्स सेक्शन में जब जाते हैं, जैसे आप डिजीलॉकर पे, जैसा मैं बता रहा था कि रिसोर्स सेक्शन पे जब आप जाते हैं तो आपको सारी चीजें मिल जाती हैं. रिसोर्स सेक्शन पे आप जो भी कुछ आपको पूछना है वो रिसोर्स पे हमने कोशिश ये की है कि रिसोर्स सेक्शन पे जाकर आपको सारी चीजें मिले. बट इफ इन केस अगर नहीं भी मिलता है तो देन डेफिनेटली यू कैन गेट इन टच विद द टीम. यहाँ पर भी हमने वही किया है. आपको जितने भी यूजर मैनुअल्स हो या टेम्पलेट लाइब्रेरी हो, जितने भी टेम्पलेट्स हमने डिजाइन किए हैं दैट इज इन टर्म्स विद यूजीसी एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, वो सब सारी चीजें यहाँ पर हैं. वीडियो ट्यूटोरियल अगर आपको देखना है वो सब सारी चीजें हमने दी हुई हैं. और यूनिवर्सिटी के टेम्पलेट्स और गाइडलाइंस, जो सर आप पूछ रहे थे कि गाइडलाइंस कैसे बनता है या CSV का फॉर्मेट कैसे बनेगा या एक्सेल का फॉर्मेट कैसे होता है, वो ऑलरेडी आपको यहाँ पर दिया हुआ है. यू कैन डाउनलोड इट, यू कैन हैव द गाइडलाइंस ऑन दिस. आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से गाइडलाइंस को यूज करना है ताकि हम डेटा बना पाए. ये रिसोर्स सेक्शन में ये है गाइडलाइंस. सो एज यू कैन सी दैट पहला जो कॉलम है वो शॉर्ट कोड्स का है. शॉर्ट कोड्स इन द सेंस जो हेडर्स हमने यूज किया हुआ है हमारे CSV के फॉर्मेट में, वो सब सारी चीजें फर्स्ट कॉलम में दिया है. सेकेंड कॉलम इज दैट शॉर्ट कोड का मतलब क्या है, क्या फुल फॉर्म है उसका, org_code का मतलब क्या होता है, वो सब सारी चीजें आपको सेकेंड कॉलम में मिलेंगी. अब हर एक पोर्टल का यू मस्ट बी रियलाइजिंग, आप कहीं ना कहीं पोर्टल से जुड़े हुए हैं आप सारे लोग, तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि हर एक पोर्टल का अपना एक स्टैंडर्ड होता है.
वो स्टैंडर्ड में वो डिफाइन करते हैं कि किस तरीके के इनपुट्स जो हैं वो पोर्टल लेगा। वो पोर्टल जो वो किस तरीके के इनपुट्स लेगा, मेल के लिए MALE लिखना है या M लिखना है, ये सब सारी चीजें आपको थर्ड कॉलम में मिलेंगी। एंड ऑफ कोर्स विच इज मैंडेटरी और विच इज ऑप्शनल गिवन इन द फोर्थ वन। ये गाइडेड टूर है, ये पोर्टल एक दिस इज सेल्फ गाइडेड पोर्टल। ऑफ कोर्स जब आप एक पर्टिकुलर सेशन पे रहते हो, जब आप पोर्टल पे एक सेशन पे रहते हो, तो ऑब्वियसली यू नो दैट आपके अगले 2 स्टेप्स क्या होने चाहिए, तभी ये गाइडेड टूर होगा। नहीं तो हर बार आपको किसी ना किसी को फोन करना पड़ेगा, बताओ। बिकॉज जब हम फेसबुक, लिंक्डइन या कोई भी ऐसा पोर्टल यूज करते हैं तो ये वी डू नॉट कॉल देयर कॉल सेंटर बार बार ना कि यार फेसबुक में मेरा नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, क्या करना है बताओ। तो इट शुड बी अ सेल्फ गाइडेड पोर्टल, जो कि हमने भी कोशिश की है सेल्फ गाइडेड पोर्टल बनाने की। तो एवरी टाइम यू गेट दीज गाइड्स, आपको करना क्या है, कहाँ से अपलोड हो सकता है, कहाँ से क्या करना है, एवरीथिंग इज बीन गिवन इन द पोर्टल। और ये हमारा डैशबोर्ड है। अब जैसा आप देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन राइट हैंड साइड में जो दिख रहा है, ये नोटिफिकेशन है। ये डमी स्लाइड है, तो डोंट गो अबाउट दिस। नोटिफिकेशन 00 कभी नहीं रहता है। नोटिफिकेशन में कितने कितने अप्रूवल रिक्वेस्ट आपको मिले हैं, या फिर क्या एक्टिविटी आपने किया है हर एक दिन में, वो सब सारी चीजें, या लेटेस्ट क्या एक्टिविटी आपने किया है, वो सब सारी चीजें यहाँ पर मेंशन हो रहती है। हाँ, तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि यार टेम्पलेट तो आपने डिजाइन कर दिया, टेम्पलेट तो आपने स्टैंडर्डाइज कर दिया, अब मेरा लोगो अगर नहीं आएगा तो स्टैंडर्डाइज टेम्पलेट का मतलब क्या है? सो दिस इज द आंसर कि आप लोगो डेफिनेटली अपना लोगो जो है वहां पे अपलोड कर सकते हैं सेटिंग्स के टैब में जाकर के, और अपने ईमेल आईडी को वेरीफाई कर सकते हैं ताकि आप अंदर जाकर के काम कर सकें। सो दिस इज यूजर जैसा मैंने बताया कि अगर आपको है कि एक ही बंदा ऐसा ना हो जो कि इस पोर्टल को एक्सेस कर सके, या प्रॉब्लम होती है बहुत लोगों को कि भाई OTP कैसे लेना है और VC साहब से कैसे पूछें, वो तो बिजी हैं, रजिस्ट्रार साहब से कैसे पूछें, वो तो बिजी हैं। तो ये है आंसर कि आप जाकर के वहाँ पे ऐड यूजर जब आप करते हो डिजिलॉकर पे, तो आपसे मोबाइल नंबर मांगता है। ये मोबाइल नंबर शुड बी मैंडेटरी विद डिजिलॉकर एसोसिएटेड होना चाहिए। अब यहाँ पर भी आप लोगों का काम आता है। सपोज अगर कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में है, दे आर नॉट इनटू NAD का ऑपरेशंस और समथिंग लाइक दैट, लेकिन अगर आपके पास डिजिलॉकर अकाउंट है तो यू कुड बी वन ऑफ द NAD नोडल ऑफिसर्स। यहाँ पे आप मोबाइल नंबर देते हो, यू फेच फ्रॉम डिजिलॉकर का बटन क्लिक करते हो, एंड देन यू गेट, आपका नाम ऑटो पॉपुलेट हो जाता है, और यहाँ पर आपको सारे राइट्स दिखते हैं जो राइट्स उस पर्टिकुलर यूजर को दिया जा रहा है। वो राइट्स जो है वो शायद वो अवार्ड अपलोडर हो सकता है। अवार्ड अपलोडर का मतलब है जो सिर्फ अपलोड कर सकता है और कुछ भी नहीं कर सकता। अवार्ड वेरीफायर जो है, जो पब्लिशर है, वो अवार्ड को अपलोड कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है और पब्लिश भी कर सकता है। एंड देन एडमिन इज जस्ट अ रेप्लिका ऑफ द NAD नोडल ऑफिसर। These are the templates. कुछ ऐसे टेम्पलेट्स हैं जो हमने डिजाइन करके डाले हुए हैं। आई नो दिस इज गेटिंग अ बिट बोरिंग, बट दिस इज व्हाट NAD इज, क्योंकि इसमें आपके करने के लिए बहुत कुछ हमने नहीं रखा है। हमने सारी चीजें जो है वो अपने बैकएंड पे ही मैनेज की हुई है। तो आई थिंक पीपल एट द बैक दे फाइंड दैट इज नॉट रेलेवेंट टू देम। सर ट्रस्ट मी, दिस इज रेलेवेंट टू यू एंड दिस माइट बी रेलेवेंट टू यू इन द कमिंग स्टेजेस। जब आप DBT को करेंगे, DBT का भी नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं, जहां पर कि सारे के सारे जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनको सबको DBT से जोड़ा जाएगा। तो इफ इन केस इफ यू फील कि यार ये मेरे काम का नहीं है, तो प्रॉब्लली हो सकता है कि ऐसे वर्कशॉप में आपको भी भेजा जाए जहां पर कि आपको शायद इस पर काम करना पड़े। दीज आर द टेम्पलेट्स जो कि हमने डिजाइन करके ऑलरेडी डाले हुए हैं। इस तरीके से वो टेम्पलेट्स दिखता है। कुछ डिग्री सर्टिफिकेट के टेम्पलेट्स हैं, कुछ मार्कशीट के टेम्पलेट्स हैं। ये जो टेम्पलेट्स हैं, ये these templates are already been designed by DigiLocker but been approved by UGC and Ministry of Education। तो इसमें जो क्वेश्चन था, अगेन कमिंग टू योर क्वेश्चन सर, कि वो फिजिकल सर्टिफिकेट का और डिजिटल सर्टिफिकेट का क्या रेलेवेंस है। फिजिकल सर्टिफिकेट डेफिनेटली यू आर गिविंग द फिजिकल सर्टिफिकेट टू स्टूडेंट्स। तो डिजिटल सर्टिफिकेट्स उसी प्रारूप में हो
वो वही बॉर्डर कलर्स आए, वही बैकग्राउंड कलर्स आए, ये सब चीजें जरूरी नहीं। द ओनली थिंग इन डिजिटल फॉर्मेट विच मैटर्स इज योर डेटा एंड द सिक्योरिटी पैरामीटर्स। सिक्योरिटी पैरामीटर्स डेफिनेटली हमें यहाँ पर, जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ QR कोड है। अभी कुछ समय पहले अभी वो डूइंग एक्टिविटी कि हम वेरीफाई कर रहे हैं इस QR कोड से। तो इस QR कोड पे जो भी डिजिलॉकर के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो QR कोड ऑलरेडी उसमें एम्बॉस्ड है। आप QR कोड को स्कैन करके उसकी ऑथेंटिसिटी देख सकते हैं। डिजिलॉकर वेरीफाइड लोगो है। नाउ दिस डिजिलॉकर वेरीफाइड लोगो इज व्हाट? डिजिलॉकर वेरीफाइड लोगो आपको डिजिलॉकर के सारे डॉक्यूमेंट्स में मिलेगा। डिजिलॉकर वेरीफाइड लोगो का मतलब है कि जो IT एक्ट जो मैंने बताया था, IT एक्ट 2009A, वो रिजेंबल करता है ये डिजिलॉकर वेरीफाइड का लोगो। उसके बाद फिर टाइम स्टैम्प होता है एंड दिस ग्रीन थिंग इज द मिनिस्ट्रियल डिजिटल सिग्नेचर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। ये टाइम स्टैम्प ये डिनोट करता है कि कब और कौन से डेट पे उस यूजर ने इसको फेच किया। Right. So I think getting a bit, focused on some few people who are sitting at the front. Sir, may I ask the people and gentlemen sitting at the back, डिजिलॉकर में अभी तक किसने किसने अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स डाउनलोड किए? बिहार बोर्ड से कितने लोग? कौन सा ईयर सर? एक दो ईयर बताइए प्लीज। कौन सा ईयर पास आउट है? सॉरी 98। और इसके पहले कोई है? सर उससे पहुंचने बहुत टाइम। अच्छा 98 से पहले कोई है? जस्ट 90s का कोई? 91 देखिए सर, आई थिंक वी शुड बी टेकिंग दीज कॉल्स। Bihar Education Examination Board, that people sitting in this room only are not able to find their certificates. So I think this is high time कि हम अब at least 1985, 1990 से digitize अगर है records हमारे पास, तो वो चीज हम integrate करना शुरू करें, and then at least the people we can get the this attendance register from UAG and we can verify that किसने किसने डाउनलोड कर लिया, किसने किसने। CBSE कितने लोग? 2004 के पहले, I suppose 2007. So have you downloaded your digital certificate? This is wrong. Sir, I tried, it did not download. It did not come. No. 99. 2004 ऑनवर्ड्स हैं हमारे पास CBSE के सर्टिफिकेट। तो CBSE के सर्टिफिकेट जितने भी 2004 के ऑनवर्ड्स जितने लोग भी हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आई थिंक वी शुड बी ट्राइंग दिस एट द एंड ऑफ दिस सेशन। वी शुड बी मेकिंग श्योर कि वो सर्टिफिकेट हमारे पास है अवेलेबल। आई थिंक नींद खुल गई है। So when we talk about CBSE, तो CBSE में क्या होता है? CBSE में एक सेट पैटर्न है। अब आप जब जाओगे डिजिलॉकर पे तो CBSE का एक सेट पैटर्न है। CBSE को पता है कि भाई मेरा रोल नंबर यूनिक होता है, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर यूनिक होता है, सपोज, है ना। तो वहां पे क्या है, हम एक सेट पैरामीटर पे अपना सर्च पैरामीटर दे करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बट मेनी ऑफ द एजुकेशन बोर्ड्स में क्या होता है कि सर्च पैरामीटर्स आर नॉट परमानेंट। जैसे बिहार बोर्ड में मेरे ख्याल से क्या है, सर्च पैरामीटर रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर, सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर है, सॉरी रोल नंबर भी है, राइट, रोल नंबर एंड रोल कोड। सो यूनिक पैरामीटर क्या होता है? हाँ राइट सर, यही महीनों को सेकेंड्स में बदलना है। अरे सर वहां तो रहेगा, आप टेंशन मत करवाएंगे वहां। तो सर देखो, राइटली सेड, देखिए सर जितना ज्यादा सर्च पैरामीटर्स हम यूजर के ऊपर डालेंगे ना, उतना ज्यादा गलती होने के चांसेस हैं। तो इसीलिए हम चाहते ये हैं, जैसा जो मैं बता रहा था उसमें सर्च पैरामीटर्स की बात, हम चाहते ये हैं कि मिनिमम से मिनिमम यूजर से इनपुट लिया जाए। आप एक इनपुट अगर डालोगे तो लाइकली चांसेस है कि करेक्ट डालोगे। आप अगर
4 इनपुट डालोगे तो लाइकली चांसेस है कि कोई एक इनपुट जो है वो गलत हो जाएगा। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर कि यहाँ पे जब आप जाते हो NAD के पोर्टल पे, हमने एक फीचर दिया है, आप खुद अपना डिजीलॉकर का सर्च पैरामीटर चूज कर सकते हो। ये रजिस्ट्रेशन नंबर है या रोल नंबर है या दोनों है या कोई एक है, ये सब सारी चीजें आप चूज कर सकते हो और सेट कर सकते हो। दैट इज वाई NAD पे जब आप जाओगे, और NAD पे ऑफकोर्स आपको नहीं जाना एज ए यूजर आप डिजीलॉकर पे ही जाते हो, बट यू विल सी कि अलग अलग सर्च पैरामीटर्स है अलग अलग बोर्ड्स के या अलग अलग यूनिवर्सिटीज के। अच्छा, यूनिवर्सिटीज कमिंग आउट, यूनिवर्सिटीज से यहाँ पे बिहार के यूनिवर्सिटी से कितने लोग हैं पास आउट? कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है सर? एक दो अगर बता दें। मगध यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी। पटना यूनिवर्सिटी सर ट्राई किया क्या आपने? कब का है सर? सर तो आई थिंक आई वुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी आपके माध्यम से, मैं पटना यूनिवर्सिटी को, आप अगर बोले कि भाई मेरा सर्टिफिकेट नहीं आ रहा तो कम से कम 85 से सर्टिफिकेट तो देना शुरू करो। I would really like people to get to your universities and tell that कि यार हमारा सर्टिफिकेट, सबका सर्टिफिकेट आ रहा है, हमारा सर्टिफिकेट नहीं आ रहा। I'll tell you an example. महाराष्ट्र के most of the universities ने क्या किया है, महाराष्ट्र 1980 से उन लोगों ने सारा कुछ ऑनलाइन किया हुआ है and everything is there on डिजिलॉकर। तो अगर सर अगर 85 you said right? राइट, तो अगर 85 या 82 से भी कोई अगर पास आउट हैं, उनके भी सर्टिफिकेट्स आ रहे हैं, चाहे वो बैचलर्स के हों या मास्टर्स के हों या किसी भी तरीके के। तो आई थिंक ऑल ऑफ द पीपल हु आर सिटिंग इन दिस हॉल शुड बी एटलीस्ट ट्राइंग टू गेट देयर सर्टिफिकेट्स फ्रॉम देयर यूनिवर्सिटी। मगध यूनिवर्सिटी किसने बोला था अभी? मगध यूनिवर्सिटी इज कमिंग ऑनलाइन नेक्स्ट वीक, तो आप प्लीज उस पर ध्यान देना एंड यू कैन डाउनलोड योर सर्टिफिकेट। अभी वो लोग सिर्फ डिग्री सर्टिफिकेट कर रहे हैं हालांकि। सो दिस इज द पॉइंट कि आप अगर सर्टिफिकेट, आप सर्च पैरामीटर्स जो है वो बहुत ज्यादा मैंडेट, मतलब फिक्स नहीं है, आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जिनका रोल नंबर जो है वो रेप्लिकेट होता रहता है, हर साल वो रोल नंबर अगर किसी का रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 है तो अगले साल भी किसी और का रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 होगा, लेकिन हो सकता है उनका रजिस्ट्रेशन नंबर यूनिक हो, तो सर्च जो होगा वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर पे हो जाएगा, क्योंकि अगर रोल नंबर पे करेंगे तो वो रेप्लिकेट कर जाएगा, राइट? तो दीज ऑल फैसिलिटीज आर देयर ऑन NAD। डॉक्टाइप के हिसाब से, दैट मीन्स कि हो सकता है कि डिग्री सर्टिफिकेट का यूनिक पैरामीटर कुछ और या मार्कशीट का यूनिक पैरामीटर कुछ और, तो डॉक्टाइप के हिसाब से, डॉक्यूमेंट टाइप के हिसाब से भी सर्च पैरामीटर्स यहाँ पे फिक्स करने के हैं फैसिलिटीज। इस तरीके से है कि थैंक यू सर, एंड इस तरीके से है आप अपलोड कर सकते हैं, जो भी यहाँ पर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस बैठे हुए हैं वो आप अपलोड कर सकते हो यहाँ पे। यू नीड टू गो टू अपलोड रिकॉर्ड्स एंड ये क्रेडेंशियल्स भर के एंड देन यू कैन अपलोड इट। सेल्फ अपलोडिंग ऑफ कोर्स इज पॉसिबल। जैसा मैंने बताया था कि जैसे ही आप अपलोड करते हो आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है जहां पर कि आपको ये बताया जाता है कि फाइल का स्ट्रक्चर, फाइल की हेडर्स, कॉलम हेडिंग्स, ये वगैरह सारी चीजें सही हैं कि नहीं है, और ये गाइडलाइन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से है नहीं। So these all things are there on NAD. Once you upload these things, जो वेरिफिकेशन वाला पार्ट बता रहा था आपको, ये है वो वेरिफिकेशन का पार्ट। जैसे आप अपलोड करते हो वैसे ही आपको वेरिफिकेशन के लिए 5 रैंडम रिकॉर्ड्स मिलते हैं। वो 5 रैंडम रिकॉर्ड्स आप वेरीफाई करते हैं। यू वेरीफाई योरसेल्फ। अगर आपको लगता है, कल को एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को लगता है कि नहीं यार ये गलत पॉपुलेट हो रहा है, तो यू शुड गेट इन टच विद द टीम कि ये गलत पॉपुलेट हो रहा है, देन हाउ कैन वी रेक्टिफाई, वी विल हेल्प यू रेक्टिफाई। इस तरीके से पॉपुलेट होता है। सपोज मैंने यहाँ पे अगर वेरीफाई का बटन क्लिक किया है, इस तरीके से ये सारी चीजें, सारे जो रिकॉर्ड्स हैं उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड के सारे क्रेडेंशियल्स ये यहाँ पे पॉपुलेट हो जाते हैं और आपको पॉपअप जैसा दिखता है, ताकि वेरीफाइंग एजेंसीज जो है, सॉरी जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको वेरीफाई कर पाए कि ये चीज सही जा रही है नहीं जा रही, एंड देन यू सबमिट एंड यू कैन पब्लिश।
This is the dashboard. This is how you verify it. अभी हमने वेरिफिकेशन का और पब्लिशिंग का एक कंसोल में ही दे दिया है, ताकि आप जाकर के आपको अलग अलग पोर्टल्स, अलग अलग स्क्रीन पे ना जाकर के आप एक ही जगह से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एंड द फोटो लाइब्रेरी। फोटो लाइब्रेरी का मतलब ये है, अभी तक हम लोगों ने डिग्री सर्टिफिकेट पे फोटो की कोई प्रोविजनिंग नहीं दी है। मार्कशीट पे अगर आपको फोटोग्राफ्स, आपके स्टूडेंट्स के फोटोग्राफ्स आते हैं, यू कैन अपलोड इट इन द सेम फैशन हाउ यू आर डूइंग द एकेडमिक रिकॉर्ड्स। जैसे मैंने अभी अपलोड किया 2020 और 2019 के फोल्डर्स अपलोड किए, अभी मैंने 50 अपलोड कर दिए और उसके बाद फिर हो सकता है कि मेरे एग्जाम्स आ गए या किसी तरीके का कुछ हो गया, मैं 2 महीने के बाद फिर से 50 अपलोड करना चाहता हूँ, तो वहां पर एक फोल्डर बन जाता है जहां पर आप जाकर के वापस अपलोड कर सकते हैं। So there is one thing which is there on NAD and soon it is coming on DigiLocker as well. कई बार क्या होता है कि आपके सर्टिफिकेट्स में जो नाम है और जो आपके आधार में नाम है वो कई बार आपका मैच नहीं करता, राइट? प्रसून कुमार मेरे नाम है, आधार कार्ड में मेरे सर्टिफिकेट में मेरा नाम SOON की जगह पे SUN हो गया, या फिर प्रसून के हो गया, P कुमार हो गया, एनीथिंग। सो अगर वो जो नेम मैचिंग फैसिलिटी है, ये दिस इज फॉर दोज पीपल आल्सो हु आर कंसिडरिंग डिजिलॉकर टू बी इंटीग्रेटेड फॉर देयर सर्विस डिलीवरीज। वहां पे अगर 0 to 30% का अगर नेम मैचिंग है, देन इट आउटराइट रिजेक्ट्स इट। हम नहीं देते उस चीज को। अगर मेरा नाम प्रसून कुमार है एंड मेरे सर्टिफिकेट में नाम विवेक निराला है, ऑफ कोर्स आई विल नॉट गिव द सर्टिफिकेट, बिकॉज वहां पे जाकर के मेरा सर्टिफिकेट किसी और को मिलेगा। जैसे सर आप बता रहे थे, कोई किसी जेंटलमैन से मेरी बात हो रही थी कि वो अगर दूसरे का सर्टिफिकेट ले लेता है तो उसको कैसे जस्टिफाई कैसे करोगे? दूसरे का सर्टिफिकेट ले नहीं सकता, बिकॉज वो नेम मैचिंग है ही। प्रसून कुमार और विवेक निराला, दे आर 2 डिफरेंट नेम्स। जब तक वो पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन मैच नहीं होगा, तब तक वो सर्टिफिकेट उसके डिजिलॉकर पे आएगा ही। लेकिन अगर 30% से लेकर के 60% तक अगर नेम मैचिंग का स्कोर आता है उस एल्गोरिथम में, तब यस देयर इज वी गिव द ओनर्स और वी गिव द राइट टू द एकेडमिक इंस्टीट्यूशन कि भाई आप डिसाइड करो कि इनको सर्टिफिकेट देना है या नहीं देना है। तो इस तरीके का एक कंसोल जाता है उनके एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को, जहां पर कि उनको ये दिखता है कि भाई इस तरीके से 2 सर्टिफिकेट है। एक है जो कि उस बंदे के आधार कार्ड में इंफॉर्मेशन है और ये फोटो है, और ये इंफॉर्मेशन है जो कि उसके एकेडमिक रिकॉर्ड्स में जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन ने अपलोड किया है वो है। अगर आप इसको वेरीफाई करते हो, द मोमेंट यू अप्रूव इट, उसका जो लिंक है वो ऑटोमेटिकली यूजर के अकाउंट में चला जाता है एंड देन इट गेट्स वेरीफाइड। So this was all about academic institution. Students को already हमने डिस्कस किया है मॉर्निंग में। ये वैसा ही है exactly like ये स्क्रीन रखने का पर्पस ही यही था कि आपको ये ना लगे कि आप डिजिलॉकर पे जब अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड फेच करने जा रहे हो और जब आप एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के NAD के थ्रू अगर किसी ने अपलोड किया है तो वो फेच करने जा रहे हो, तो उसमें कोई डिफरेंस है? उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। आप सेम उसी तरीके से आप डिजिलॉकर ऐप डाउनलोड करते हो, साइन अप करते हो या साइन इन करते हो, ऑथेंटिकेट करते हो अपने आप को, इशू डॉक्यूमेंट में जाते हो, इशू डॉक्यूमेंट्स में आपको सारे सर्टिफिकेट्स दिखते हैं जो आपने डाउनलोड किए हुए हैं। यू गो टू द ब्राउज डॉक्यूमेंट्स, सेक्शंस अलग अलग बने हुए हैं। फॉर दिस पर्पस ओनली एजुकेशन सेक्शन इज रेलेवेंट, बिकॉज यस दिस इज ओनली अबाउट द एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। आप एजुकेशन सेक्शन में जाकर के आप व्यू ऑल करते हैं एंड देन यू टाइप द नेम ऑफ योर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का नेम टाइप करने के बाद वो आप सब सेक्शन में चले जाते हो और फिर वहां पे जितने भी डॉक्यूमेंट टाइप्स उस एकेडमिक इंस्टीट्यूशन ने इंटीग्रेट किया हुआ है वो सब सारी चीजें आपको दिखती हैं। आप उसको क्लिक करते हैं फॉर वॉट एवर यू नीड एंड देन दिस सर्च पैरामीटर अपीयर्स। अब ये सर्च पैरामीटर जो है, ये सर्च पैरामीटर कैन बी डिफरेंट ऑफ for different academic institution, can be different of document academic different states as well. बहुत सारे states ऐसे हैं जहाँ पर की आधार सीरीज बहुत अच्छी है, वहाँ पर उन लोगों का and they decide कि नहीं name and DOB should be auto populated from the Aadhaar authentication.
ताकि उसको करेक्ट पिक्चर मिल पाए, तो वो हम कर देते हैं. इफ इन केस सम लाइक आसाम हैज रिक्वेस्टेड कि आधार ऑथेंटिकेशन से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आधार की सीडी वहाँ बहुत कम है. दैट इज वाई वी टेक ऑल द सर्च पैरामीटर्स फ्रॉम द यूजर. यहाँ पे सर्च पैरामीटर करने के बाद ये यहाँ पे इश्यू डॉक्यूमेंट सेक्शन पे यहाँ पे ये सेव हो जाता है. किसी भी एकेडमिक, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पैन वेरिफिकेशन रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स, यहाँ पे आपके इंस्टीट्यूशन का नाम लिखा रहेगा, सपोज IIT दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या जो भी इस तरीके से नाम लिखा रहता है, और यहाँ पे आपके सर्टिफिकेट का नाम लिखा रहता है. आप उस सर्टिफिकेट पे क्लिक करते हो एंड यू कैन डाउनलोड योर सर्टिफिकेट. So this is about academic institution. This is about National Academic Depository. So again, हालांकि इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, लेकिन एनी क्वेश्चंस? क्या उधर से सुनाई दे रहा है? जल्दी खत्म कर रहे हैं. So anything you would like to ask? Not about DigiLocker, any random question? कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, जल्दी खत्म कर. Sir, yeah? Yes, sir. Only the data. Only the data. Here what happens? Yeah. No, see, vital to that institution मतलब क्या, जब उसको आपके सर्टिफिकेट्स को, आपके स्टूडेंट्स को तो आपको सर्टिफिकेट देना ही है ना. And we have our DC. We have all our data stored in that DC. What we are just sharing the link video. We can have an API integration in that case. Yes, that's the thing I want. Yeah, definitely. We have that. We don't want to share the data. We just want to share the link. Right? And that link will be implemented into any institution who is coming to verify the data. They can come, they can click the link, and then the data will be sent from RDC. Of course, that is also possible. The API integration is always there. We can have a server-to-server integration in that case. Yeah. Yes. So that means that's there. We Yes. don't have to share the data. You do not have to share the data in that case. If in case you are reluctant to do that, what we will do is, there is a procedure for that, sir. What we do is, we take an email from you that this is the scenario. We take permission, because we are the technology hand of UGC in this project particularly. So we take a permission from Ministry of Education and UGC that this is the scenario, and this academic institution wants to have an integration with an API. Then, if we get the permission, we already our APIs are exposed. So we'll give you that APIs, and then we'll have a server-to-server integration, and again the flow will be that any of the institution, any of the student is coming onto DigiLocker platform, we will redirect it to your servers. And then from there itself, a logical link will be created, and it will be saved into the DigiLocker issue document section of that particular student. That is possible. What about other institutions? If they wanted to verify or authenticate information? So there are two things. There are two modules for verification. One is, there is a separate portal, that is API Setu, which is again on the DigiLocker engine. This is Government of India portal, API Setu. So API Setu is basically an ensemble of all the APIs of the issuing authorities, which is being integrated onto DigiLocker application. So now, in that API Setu, you need to register an API Setu, and from the backend console, we can give you a web page where from the verifier can come on to that portal and verify the academic institution. For that, they need to first register and get authenticated by the DigiLocker application. Right, sir? Thank you, sir. So this is yes, and rightly said. Thank you, sir. Thank you for bringing this question, because this is, again, it is very possible that if in case some people are there
जो जिनको लगता है कि नहीं ये मैन हैंडलिंग ऑफ डेटा है या इस तरीके से कुछ है, इन दैट केस यू कैन डेफिनेटली कम ऑन टू दैट API मॉडल. सो वी हैव इन केस आई शो यू द वेब पोर्टल इज वेल. अगर आप nat.digiloccer.gov.in पे जाते हैं और उसके बिल्कुल फुटर पे चले जाते हैं, वहाँ पे API के ऑप्शंस हैं एंड API के ऑप्शंस आप यूज कर सकते हो एंड यू कैन send the data or you can upload the data through an API. There is no manhandling of the data in that case. And if in case you want that नहीं मुझे data share नहीं करना and the data should be in our servers, then the API integration is always possible. But the prerequisite to that is we need to take permission from UGC and the district. That is the only thing. So this is all about NAT. Of course, I know that this was not of your interest, but NAT was very important to be discussed because कल को जाकर के आपके अपने यूनिवर्सिटीज हैं, अपने बोर्ड्स हैं, वहाँ से आप लोग या फिर NAT कल को जाकर के NAT अगर रजिस्ट्रेशन का any kind of mandate can come. Recently we have done this mandate that NAT या AICTE के renewals में या NIRF के रैंकिंग्स में इस तरीके के सारे दिए गए हैं नोटिफिकेशन की. Unless you are registered on NAD and ABC, the rankings would not be complete. Or this is the prerequisite of that particular ranking to be done. This is there. Now I'll touch upon a brief about what ABC is. So ABC is again an academic bank of credit. ABC is again a project of Ministry of Education, and this comes under New Education Policy 2000, which is already been implemented on 2020. So it has been implemented right now. So it was the notification came in July 2021. Right now we have only come up with the portal. So the exact how it needs to be transferred, credits transfer होते हैं, right? एक मैंने अगर बीटेक किया है तो बीटेक आजकल क्या है, बीटेक के क्रेडिट्स होते हैं, हर एक सब्जेक्ट का क्रेडिट होता है, राइट? आई एम गोइंग टू दैट लेवल बिकॉज many of the people are here who are not from the academic fraternity. So to understand, academic bank of credit is a bank जहां पर आपके जितने भी कोर्सेज आपने किए हैं उसके जितने भी क्रेडिट्स आपने अर्न किए हैं वो सारे के सारे एक ही जगह पे एक बैंक में ensemble होते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं. ताकि अगर सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं NIT पटना से बीटेक मैकेनिकल कर रहा हूँ, राइट? सेकेंड ईयर में मैं ये मेरे को इंटरेस्ट जगता है कि नहीं यार मेरे को एक्चुअली पटना यूनिवर्सिटी से एक साइकोलॉजी का पेपर है जो कि मुझे बहुत एक्साइट करता है. So New Education Policy says, and Academic Bank of Credit says that you are free to do that course because it is a multiple exit and multiple entry program. या फिर एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है, मैं बीटेक मैकेनिकल कर रहा था NIT पटना से and suppose due to some family problems मैंने सेकेंड ईयर में बीटेक छोड़ दिया and again after 3-4 years जब मेरे को suitable situation लगी, then again I want to continue from the second year or from the third year because I have completed second year. So that is possible according to Academic Bank of Credit. तो वहां पर जितने भी क्रेडिट्स मैंने जहां भी अर्न किए हैं, जब भी वो सारे के सारे एक ही जगह पे मेरे Academic Bank of Credit में रहते हैं. वो कैसे रहते हैं वो मैं बताता हूं. तो ये वही है, it's complete literature. This has nothing to do with the practical application. The framework also allows the students to pursue the courses online. अगर मैंने physical course को किया है, online course कुछ और करना चाहता हूँ, of course मैं आजकल हम लोग सर्टिफिकेट्स बहुत कर रहे हैं. पैंडेमिक के टाइम में सर्टिफिकेट्स बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया, राइट? तो वो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स थे. बट अगर मैं स्टूडेंट हूँ, देन ऑल्सो आई एम अलाउड, इफ आई एम डूइंग अ फिजिकल कोर्स in any of the institutions, I am allowed to do a online course as well. तो वो सब सारी चीजें पॉसिबल हैं यहाँ पे. It's a flexible approach of course. मुझे ये समझ में आता है कि मैं कहीं भी कोई भी कोर्स कर रहा हूँ तो मुझे ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जब तक मैं वो कोर्स कंप्लीट नहीं करूँगा तब तक मैं और कुछ नहीं कर सकता. बिकॉज हम लोग सबके साथ काइंड ऑफ जेंडरी हियर
हम सब मेरे ख्याल से कितने बैचलर्स हमने कब किया, 2003, 4, 5 में भी, है ना, 7 ऐसे ही हो गए। उस समय में ये सब चीजें नहीं थी ऑफ कोर्स, एंड वी वर रिस्ट्रिक्टेड टू वन कोर्स एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। बट आज के टाइम में इट्स पॉसिबल दैट आई कैन डू, इफ इन केस आई एम केपेबल, आई कैन डू मल्टीपल कोर्सेज एट वन टाइम। So that academic bank credit allows that, and new education policy allows that. This is again a literature. This is the benefit of the students. Students को definitely मन का कोर्स जो है, generally you must be knowing that how many of you know that foreign countries, I won't take the country's name, but foreign countries, many of the जो specializations हैं वो grade 8 से शुरू हो जाते हैं। पता है किसी को? Yes sir. You would like to share something? Can we have the mic please? Hello. Yes sir. You work now there. Yes sir. You would like to share something with all of us? क्या होता है, कैसे होता है? Okay. तो मैं बताता हूँ आपको कि many of the countries are there जहाँ पर स्पेशलाइजेशन जो है वो ग्रेड 8 से उनकी शुरू हो जाती है। ग्रेड 7 तक दे आर एक्सपेक्टेड टू लर्न एवरीथिंग। हमारे यहाँ क्या है, क्लास 10 तक सब कुछ पढ़ना है भाई, कोई एस्केप नहीं। क्लास 10 के बाद वो भी हमारे पास ऑप्शन कितने हैं, कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, राइट? Right now, this is why this new education policy is very vital for Nicobar students. आपके बच्चे हैं या फिर आपके भाई बहन हैं या फिर जो भी पढ़ रहे हैं, उनको आप ये सजेस्ट कर सकते हो डेफिनेटली कि इट्स नॉट दैट कि आप एक कोर्स कर रहे हो और उसके बाद कोई और कोर्स अगर आपको मन भी है करने का एंड यू आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट, देन यू हैव टू वेट फॉर दैट कोर्स टू कंप्लीट। दिस इज व्हाई एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। And I think NIT Patna is doing online courses. Online courses है sir NIT Patna में? हाँ, right. Online courses है. I think somebody from any university here other than NIT Patna? Yes sir. Yes. We also did last time we did a workshop with you, right? Right, so कुछ registrations बढ़े सर? Are you live on NAD now? Okay, कितने records हो गए सर? 8500 सर, records तो कम है वैसे आपकी capacity के हिसाब से। Right, so I would urge that all the academics, like you people, you have how many 100 colleges I suppose? 170 colleges, and each college might be having how many students? Approximately? एक साल में आपकी यूनिवर्सिटी से कितने बच्चे पास आउट होते हैं? अप्रॉक्सीमेटली, मतलब एग्जैक्टली नहीं चाहिए। 8 to 10 what? 8 to 10,000 और 8 to 10, और आपके पास डिजिटाइज डेटा कब से है? सॉरी, और इनिशियल का ईयर क्या था सर? 2011. That means 11 years. 11 years, 8,000 students per year. 88,000 students का डेटा आपके पास है. That means there is a probability of 88,000 students getting the digital certificates from the platform, right? And they are deprived of doing so. I think this is high time that we should be taking the onus of getting this done at the earliest. If in case you need any kind of help, I can definitely tell the team to get in touch with you on a daily basis, and we can do it jointly, sir. Right. Sorry, it was some mic.
कोर्स वाइज पैरामीटर तो नहीं है, लेकिन कोर्स वाइज पैटर्न जरूर है, राइट? सर कोर्स वाइज पैरामीटर कैसे, मतलब आर यू आस्किंग, इफ आई एम अंडरस्टैंडिंग इट राइट, आर यू आस्किंग कि बीटेक का पैरामीटर रजिस्ट्रेशन नंबर है लेकिन एमटेक का पैरामीटर रोल नंबर हो गया, राइट? Right. That is also possible. That is also possible. This is why, see, unless you ask questions, ना हमें पता नहीं लगेगा, because we do not know the criteria what you are taking in your university, right? अगर आप पूछेंगे तो we can make ways. देखिए IT ऐसी चीज है सर, IT में कुछ भी possible है. It's just the boundaries जो हम create करते हैं अपने application को लेकर के, इससे ज्यादा हम नहीं जाएंगे और इससे कम हम नहीं जाएंगे. राइट, आईटी में कुछ भी पॉसिबल. वी कैन सजेस्ट यू वेज कि किस तरीके से आप कर सकते हो ताकि आपके सारे के सारे स्टूडेंट्स डिजिलॉकर पे आकर के अपने सर्टिफिकेट्स को फैच कर सकें एटलीस्ट, राइट? सो आई थिंक 88,000 इज अ बिग नंबर सर. एंड या सो वी कैन कनेक्ट ऑफलाइन, वी कैन कनेक्ट ऑफलाइन. Yeah, I mean, it's just a number. It's like 88. It might not be 88,000. It might be 50,000, right? Still, 50,000 is a big number. And if in case you just imagine, 50,000 स्टूडेंट्स को अगर उनका डिजिटल डिग्री मिल गया होता, तो अभी तक में आपका I don't know about the revenue model, but आपके जो सरदर्द है ना, जो जेरोक्स कॉपी निकालो, डुप्लीकेट कॉपी निकालो, इवैल्यूएशन पे देना है, ये करना है, वो करना, वो सब सारी चीजें बंद हो जाती हैं, राइट? आई विल नॉट गो इनटू रेवेन्यू मॉडल. हालांकि विवेक जी ने मेरे को बड़ा कैटेगोरिकली बोला था कि रेवेन्यू मॉडल के ऊपर बात करना, बट रेवेन्यू मॉडल इज नॉट आर लुकआउट, टू बी वेरी फ्रैंक. रेवेन्यू मॉडल इज इट्स अ माइंडसेट. आप अगर चाहें आज भी आपके पास अगर कोई वेरिफिकेशन के लिए आता है, कोई एम्प्लॉयर वेरिफिकेशन के लिए, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आता है, यू स्टिल चार्ज, राइट? यू चार्ज इट एंड नोबडी इज आस्किंग यू टू एलिमिनेट दैट चार्ज. आप उसको बंद कर दो, ये कोई नहीं पूछ रहा है. बट थिंग है कि जब आप ये सब सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे डिजिलॉकर एप्लीकेशन पे डाल दोगे, तो वेरीफायर्स जब आएंगे, एम्प्लॉयर्स आएंगे, यूनिवर्सिटीज आएंगी, तब डेफिनेटली वी वुड नॉट बी चार्जिंग एनीथिंग फ्रॉम इट. इफ इन केस, क्योंकि एट द कैबिनेट लेवल ऑल्सो इट हैज बीन एट दिस प्लेटफॉर्म, डेफिनेटली आई वुड टेक द अपॉर्चुनिटी टू टेल यू दीज थिंग्स, दैट एट द कैबिनेट लेवल ऑल्सो देयर हैज बीन अ डिस्कशन कि स्टूडेंट से वो पैसा क्यों लेना. स्टूडेंट 4 साल आपके यहाँ पढ़ता है और फिर अगर उसको डिग्री में किसी तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है, खो जाता है या किसी तरीके का कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो फिर व्हाई शुड द स्टूडेंट बी आस्क्ड कि दोबारा से पैसा दो? स्टूडेंट शुड बी गिवन फ्री ना. वेरीफायर्स का जो भी चैनल है वो दैट इज योर चैनल, राइट? वेरीफायर्स ठीक है, वो अपना अपना चैनल है. यू चार्ज मनी, वी डू नॉट चार्ज इट. बट अल्टीमेटली वो जो पैसा है वो स्टूडेंट से ही लिया जाता है. यूनिवर्सिटी अगर चार्ज करेगी तो वो पैसा जाएगा कहां से? वो स्टूडेंट से ही जाएगा. तो व्हाई शुड बी चार्जिंग द स्टूडेंट्स? स्टूडेंट हैज दीज राइट्स टू हैव दिस फ्री. यस सर. सर केयरलेस तो आप देखो, अगर डिजिटल एक बार आ गए तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी कभी खोया होगा सर. राइट. तो जब सर आप कर रहे हो तो स्टूडेंट्स को क्यों नहीं करने दे रहे? सर देखो, चार्ज की क्या है कि आप ड्राइविंग लाइसेंसेस, एक बार ड्राइविंग लाइसेंस अगर मॉर्थ भी चार्ज करना शुरू कर दे कि जी डिजिटल नहीं देना है, एवरी टाइम आपको जो भी कुछ कराना है आप आकर के मॉर्थ में पहले पैसा जमा करो, उसके बाद फिर जाकर के फैच करो. सर वो चार्ज लेते हैं कब? जब आप रिन्यूअल मांगते हो. आपका खोने, जब आप खो जाते हो, आपके पास डिजिटल कॉपी है ना. तो मेरा कहना यह है कि स्टूडेंट्स को जो चार्ज कर रहे हो आप, वो केयरलेसनेस. आप ये सोचो, वो 4 साल आपके पास पढ़ रहा है, अल्टीमेटली उसी की फीस से सारी चीजें चले. दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म टू डिस्कस दिस मैटर, बट अल्टीमेटली उसी के फीस से सारी चीजें चल रही है. वी शुड बी थैंकिंग एटलीस्ट द स्टूडेंट्स कि वो जो पढ़ने के लिए आता है, व्हाई वी आर स्पेंडिंग सो मच पैसा इन एडमिशन टेकिंग.
जब इतना ही था तो हमें एडमिशन के लिए उतना पैसा खर्च नहीं करना चाहिए था, बिकॉज उसकी फीस से सारी चीजें चल रही है ना। और जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको गवर्नमेंट एड देती है फॉर मेनी अदर प्रोफेशन, उनको बहुत सारे एड करते हैं चीजों को। तो दिस इज ऑफ कोर्स दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म वेयर वी शुड बी टॉकिंग अबाउट दिस, बिकॉज बहुत सारी चीजें फिर निकलेंगी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बट यस, at this point, at this juncture, I would say that revenue model जो है उस पे we would not be the better person to comment कि revenue model आप करो नहीं करो, क्या करना है कैसे करना है, but we do not charge it। और revenue model जो है वो physical के लिए है, digital के लिए नहीं है। We'll talk about जब वो आएगा तो बाद में। Next, of course, there are three stakeholders: educational institutions, verification by third parties, जैसा हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, एंड स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स को किस तरीके से मिलता है, ये इस तरीके से होता है कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशन ए से अगर किसी ने कुछ क्रेडिट लिया है और बी में जाकर के कुछ क्रेडिट लिया है और फिर डिग्री उसको लेना है किसी एक इंस्टीट्यूशन से, तो वो रिडम्पशन का भी पॉसिबिलिटी है। कैसे होता है ये मैं दिखाता हूँ आपको। लाइक दिस इज द पोर्टल abc.gov.in। एबीसी में जाकर के आप अगेन डिजिलॉकर से आप अपने आप को ऑथेंटिकेट करते हो। डिजिलॉकर से ऑथेंटिकेट करने के बाद फिर गिव द OTPs एंड एवरीथिंग। देयर इज अ स्पेसिफिक एबीसी आईडी व्हिच इज बीन क्रिएटेड। सो दिस एबीसी आईडी इज यूनिक टू एवरी स्टूडेंट। जब वो लॉगिन करता है डेफिनेटली उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता, बिकॉज एंड दिस इज अ वर्चुअल कार्ड व्हिच इज बीन क्रिएटेड एंड इट इज देयर इन देयर अकाउंट। जब वो अपने लॉगिन में जाता है या अकाउंट में जाता है तो डेफिनेटली उसके पास कोई और क्रेडिट नहीं, बिकॉज इट्स अ न्यू अकाउंट ऑलटुगेदर। जब वो लिंक करना शुरू कर देते तो इस तरीके से उसके क्रेडिट्स दिखते हैं। अब आपने जैसा सर ने बताया कि पटना यूनिवर्सिटी से है, राइट सर, पटना यूनिवर्सिटी से अगर आज के टाइम में अगर ऐसा हो कि वो पटना यूनिवर्सिटी एवरीथिंग कन्वर्ट्स इनटू क्रेडिट्स, या अभी के जो स्टूडेंट्स हैं वो पटना यूनिवर्सिटी से पास ऑन हो रहे हैं तो जिनको क्रेडिट्स वगैरह देने हैं, क्रेडिट अगर उनको दिया जा रहा है तो इस तरीके से क्रेडिट्स उनके सारे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं उनके एबीसी अकाउंट में। और जैसा आप देख रहे हो, जैसा मैंने एग्जांपल दिया था, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एक कोर्स किया मैंने, इग्नू से एक कोर्स किया और IIT दिल्ली से एक कोर्स कर लिया। तो ये तीनों के तीनों जो भी क्रेडिट्स हैं वो यहाँ पर दिखेंगे। उनकी डिटेल्स अगर मुझे लेनी है तो देन ऑल्सो कि दिस इज पॉसिबल एज कौन सा सब्जेक्ट मैंने पढ़ा था, उसका ड्यूरेशन क्या था, कब पढ़ा था, कोर्स क्या था उसका, ईयर कौन सा किया था और कितने क्रेडिट्स पर सब्जेक्ट में। अभी हमने ये भी इसमें डाल दिया है फैसिलिटी दैट करिकुलम कैन ऑल्सो बी अपलोडेड सो दैट IIT कानपुर में नो दैट IIT X में क्या पढ़ाया गया है, ताकि उसके क्रेडिट्स की मैपिंग में इजी हो जाए। ताकि सपोज NIT पटना में कोई एक चीज है जो कि 10 क्रेडिट लेती है, कोई पेपर है जो कि 10 क्रेडिट लेता है या 10 क्रेडिट का है, और वही चीज जब वो दूसरे यूनिवर्सिटी में जाता है वो 8 क्रेडिट का है। व्हाट इज दैट कन्वर्जन रेशियो? दैट इज ऑल्सो इज देयर पॉसिबल। Transfer of credits is always possible. Transfer after control, you need to give the details. This is now, yes, I would again reiterate this that this is a portal which is already being made. This is a software which is already being made. But how to do this? क्या करना है, कैसे वो एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन में जाना है, क्यों जाना है? अगर एज ऑफ नाउ, अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, एज ऑफ नाउ क्या होता है कि अगर मैंने किसी भी आई एम नॉट टेक नेम्स बट ABC यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, जहाँ पर एडमिशन बहुत इजीली हो रहा है और जाकर के सिर्फ एडमिशन लेना, मेरे को कोई टेस्ट नहीं देना, वहाँ पर जाकर के एडमिशन ले लिया और मुझे IIM अहमदाबाद से सारे के सारे कोर्सेज करना। तो एज ऑफ नाउ बाई पॉलिसी आई एम एबल टू डू दैट, मीन्स आई एम फ्री टू डू दैट। बट क्या ये लॉजिकली करेक्ट है? नहीं, ऑफकोर्स, बिकॉज अगर IIM अहमदाबाद से सारे कोर्स मेरे को किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर के पॉसिबल होता तो सब वही करते। क्यों IIM अहमदाबाद, क्यों कैट देते, क्यों इतना मेहनत करते? तो दैट इज वाई दीज ऑल गाइडलाइंस, एक कॉन्क्रीट गाइडलाइन है जो कि बन रही है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बना रहा है इसको, UGC बना रहा है। वो कॉन्क्रीट गाइडलाइन आने के बाद ही कभी हमें पता चलेगा कि किस तरीके से ये क्रेडिट्स ट्रांसफर होने हैं और क्या कैसे हम करिकुलम को मैप करेंगे और क्या क्रेडिट कहाँ से आना है। तो दिस ऑल थिंग्स आर बीइंग मेड। अभी तक उसकी गाइडलाइंस आई नहीं है एंड
टाइमलाइन के बारे में हमें अभी कुछ पता नहीं। So this is how you can select your universities, कहाँ से credit transfer करना है, and then probably the transfer can be done. और ये बच्चा रिक्वेस्ट कर सकता है कि मेरे ट्रांसफर इस कोर्स का क्रेडिट जो है वो किस यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर करें। ट्रांसफर आईडी जनरेट हो जाने के बाद दिस इज हाउ इट लुक्स। अच्छा, यहाँ पे क्या है, हाँ यहाँ पे क्या है कि अब एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के ऊपर भी है डेफिनेटली। अब बात है, अगर मैं आनंद अहमदाबाद हूँ तो मेरे पास फुल राइट है कि जो मेरे पास क्रेडिट्स के लिए अप्लाई कर रहा है उसको मैं अप्रूव करूँ या रिजेक्ट करूँ। मेरे पास अगर मेरे प्री रिक्विजिट्स नहीं मैच करते हैं तो मैं रिजेक्ट भी कर सकता हूँ डेफिनेटली। And the academic institutions have all the right to reject, but they will have to give reasons why to reject, because the students have all the right to know that why I am being rejected. अगर मेरा एप्लीकेशन कहीं पे मैंने एप्लीकेशन किया, अभी तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है, पता ही नहीं चलता, बाद में पता चलता है कि अरे रिजेक्ट हो गया था। लेकिन क्या हर एक एप्लीकेशन की जिम्मेदारी नहीं बनती कि अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रहा है तो एटलीस्ट दैट यूजर शुड बी नोइंग कि क्यों एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ, रीजन बताओ। अगर वो रीजन लेजिटिमेट है तो उसका रेक्टिफिकेशन करेंगे हम, राइट। और अगर लेजिटिमेट नहीं है देन वी कैन इवैल्यूएट दैट एंड देन एटलीस्ट द इशूइंग अथॉरिटी और द अथॉरिटीज की बॉस ये चीज दोबारा से देखी जाए, क्योंकि ये लेजिटिमेट रीजन नहीं है। Academic institutions को अगेन इट इज रूटेड थ्रू NAD ओनली। NAD पे आप जाकर के अपने क्रेडिट्स को अपलोड करते हो या अपने एकेडमिक रिकॉर्ड्स को अपलोड करते हो। अपलोड करने के बाद फिर जाकर के इस तरीके से वो डैशबोर्ड दिखता है एंड स्टूडेंट का क्रेडिट सिस्टम जो जब उन्होंने रिक्वेस्ट किया, यस क्रेडिट देता तो क्रेडिट देता है, यस। तो अब जो जैसे CGPA आ गया, पहले तो मार्क्स बेस्ड सिस्टम था, यस। तो क्रेडिट क्या उसके आधार पे यूनिवर्सिटी तय करती है या रैंकिंग पे थ्रू या जैसा फ्रेमवर्क बन रहा है? यस, उसमें क्या है सर, देखिए बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने अभी क्रेडिट्स देना शुरू किया है। तो वो क्रेडिट्स जो है दैट इज वेदर दैट इज रिप्लेसिंग द ग्रेड्स, वेदर दैट इज इक्वलेंट ऑफ ग्रेड्स या किस तरीके से वो क्रेडिट दे रहे हैं, दैट इज अप टू यूजीसी। वो यूजीसी डिसाइड करते हैं, उस सेनेट मीटिंग होती है, एवरीथिंग हैपेंस एंड देन दे डिसाइड कि किस कोर्स को कितना क्रेडिट मिलना चाहिए। देयर इज अ गाइडलाइन फॉर दैट ऑफ कोर्स, बट दैट इज सर वी आर टेक्नोलॉजिस्ट। हम एकेडमिशियंस होते तो शायद आपको बता रहे थे, बट वी आर टेक्नोलॉजिस्ट, वी आर नॉट एकेडमिशियंस। तो वो एकेडमिक जो करिकुलम है किस तरीके से वो बन रहा है, यूजीसी को भी कुछ काम करने दें यूजीसी एबी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी कुछ काम करें, तो दे आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल एंड दे विल गाइड यू बेटर ऑन दिस कि क्रेडिट कैसे बनता है। और क्रेडिट को अब जैसे बहुत सारी चीजें हैं सर, आपके किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में सेम कोर्स विद सेम करिकुलम कैन बी ऑफ 10 क्रेडिट, उसी तरीके से किसी और अगर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में चले जाएंगे वही क्रेडिट जो है वो 12 क्रेडिट का हो जाता है। तो डिपेंड्स कि आपके रैंकिंग क्या है, आपकी करिकुलम की वेटेज क्या है, आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, एवरीथिंग देयर आर हेल ऑफ क्राइटेरिया जो डिपेंड करता है कि वो क्रेडिट कैसे डिसाइड होता है। तो ऑफ कोर्स इफ इन केस यू वांट आई कैन गेट यू कनेक्टेड टू द यूजीसी फॉर दिस। यूजीसी आई हैव टू कॉन्टैक्ट एंड मैं आपको कनेक्ट कर दूंगा एंड देन दे डेफिनेटली कैन बी टेकन फॉरवर्ड। तो इस तरीके से जब वो रिक्वेस्ट करता है तो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को ये कंसोल देता है फॉर देम टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट। यहाँ पर एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर मैं एक शो करना चाहता हूँ, या ट्रांसफर कंप्लीट हो जाने के बाद जस्ट अ सेकंड, या सो दिस वाज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू कि जब वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के पास कोई रिक्वेस्ट आता है तो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है, दैट डिपेंड्स अपॉन व्हाट द एकेडमिक इंस्टीट्यूशन इज थिंकिंग। बट वो रिजेक्ट करने के बाद वी हैव गिवन द प्रोविजन कि आप रिक्वेस्ट अगर रिजेक्ट कर रहे हो तो व्हाई द रिक्वेस्ट इज बीइंग रिजेक्टेड, दैट नीड्स टू बी गिवन, दैट नीड्स टू बी टोल्ड टू दैट स्टूडेंट व्हाई इट इज बीइंग रिजेक्टेड। एंड ऑफ कोर्स जब वो एक्सेप्ट करना है तो डेफिनेटली यू नीड नॉट टू गिव अ रीजन।
So this is it about National Academic Depository, Academic Bank of Credit, and please be interested people. हाँ जी बोलिए सर. सर ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली ये जो प्रोजेक्ट है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो प्रोजेक्ट है ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, बट इसकी जो फंक्शनैलिटी है, जो फंक्शनल एक्टिविटीज जो होंगी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को क्या करना है उसकी गाइडलाइंस अभी बन रही है. तो अभी क्या है, पोर्टल इज रेडी, पोर्टल सारे फैसिलिटीज सारे फंक्शंस के साथ रेडी है. बट अगर अभी कोई बोले कि मुझे क्रेडिट को यहाँ से उधर ट्रांसफर करना है, तो दैट we would not be able to do it because we do not know that किस गाइडलाइंस के तहत, किस फ्रेमवर्क के तहत वो करना है. So that is still awaited. We are also waiting for that. Once that will be out, so we will do it. पोर्टल का लॉजिक इसलिए बना है बिकॉज इसकी जो एक आप यूजीसी की वेबसाइट पे जब जाएंगे तो एक फ्रेमवर्क है जिसमें एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट कैसा होना चाहिए ये दिया गया है. नाउ हमारी टीम यूजीसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड वीटी, ये चार मिलकर के मेरे ख्याल से पिछले 6 महीने से हम लोग इस पर काम कर रहे थे. एंड वी हैव बीन डिस्कसिंग ओवर विद सेक्रेटरी एजुकेशन एज वेल कि किस तरीके से ऐसा होना चाहिए. एएस हायर एजुकेशन मिस्टर विनी जोशी इज हेडिंग दिस प्रोजेक्ट. सो किस तरीके से होना चाहिए, व्हाट ऑल फैसिलिटी नीड्स टू बी गिवन. सो जैसा जैसा वो गाइडलाइंस बनता चला गया है, जैसा जैसा वो फ्रेमवर्क बनता चला गया है, हमने उसके अकॉर्डिंगली ये चीज सेट की है. यस, इट इज पॉसिबल एंड वेरी मच पॉसिबल कि कल को जाकर के जब कॉन्क्रीट गाइडलाइंस बनेगी तो हो सकता है इसमें कुछ ट्वीक्स हों, या हो सकता है कुछ ऐसे फीचर्स हों जो कि ऐड हों या डिलीट हों या मॉडिफाई हो जाए. ये डेफिनेटली पॉसिबल है, बट एज ऑफ नाउ दिस इज द सिनेरियो. जब वो आ जाएगा डेफिनेटली वील बी. अभी क्योंकि अभी आप लोगों को देखा होगा आपने, अभी कुछ नोटिफिकेशन भी आ रहा है सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, सारे यूनिवर्सिटीज को भी आ रहा है. इनफैक्ट ऑल द एचईआई एज वेल कि एवरीबडी हैज टू कम मैंडेटरी ऑन द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, एटलीस्ट द रजिस्ट्रेशन, बिकॉज पोस्ट दैट व्हाट नीड्स टू बी डन वी डू नॉट नो एज ऑफ नाउ. सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड. Academic Bank of Credit, National Academic Depository, and digital. Any questions, please? मेरे सेशन कुछ ज्यादा ही अच्छा था क्या? सबको समझना है या फिर किसी को समझने में इंटरेस्ट नहीं? Exactly means see it will be अभी जितने मेरे ख्याल से जितने एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर प्रेजेंट हैं वो सबके सब ऑलरेडी लाइव हैं. सो had it been, this would have been a more interactive session when those people would be coming who are not on NAT or who are actually aspiring to get on NAT but they are facing some problems. So वो we'll take that separately. We'll take a virtual session as well. So this is what we are trying to promote. The whole purpose of me coming on here, Patna, and delivering these lectures is just to get all the academic institutions as well as the departments of Bihar to on DigiLocker platform, so that आपके जो ease of doing या तो business आप बोलो या ease of people getting on board या डिजिटल इंडिया की सक्सेस आप बोलो, वो सब सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि कितने सर्विसेज आप डिजिलॉकर के ऑन बोर्ड करते हैं. बिहार के लोगों के लिए, जैसा सर बता रहे थे सुबह, बिहार के लोगों के लिए आप कितनी ज्यादा डिजिटल सर्विसेज आप मुहैया करा सकते हैं. इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन यू. अगर आप लोगों को ऐसा लगता है, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारा लगता है कि यार डिजिटल करके अपना कुछ होने जाने वाला है, बट आई एम सॉरी माई फ्रेंड बट यू आर रॉन्ग. आज के टाइम में यू कैन सी फॉर योरसेल्फ 2 साल पैंडेमिक में हमने कैसे काटे हैं. वी आर ओनली एंड ओनली डिपेंडेंट ऑन डिजिटल फैसिलिटीज.
आज के टाइम में अगर किसी को एकेडमिक सर्टिफिकेट्स का काम है या एकेडमिक और वो नहीं फॉर सो रीजन, अभी जैसे केसेस कुछ थोड़े बहुत बढ़ भी रहे हैं एंड दिल्ली हैज ऑलरेडी मैंडेटेड द मास्क एंड एवरीथिंग अगेन, सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि शायद एक और लहर है जो कि आएगी. नाउ अगेन वी आर बैक टू दैट डिजिटल फैसिलिटीज. तो अगर आप लोगों को लगता है कि आपके डिपार्टमेंट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं या बहुत सारे ऐसे सर्विसेज हैं जो कि आप डिजिटल मीडिया से लोगों तक पहुंचा सकते हैं, तो प्लीज डू इट. अदरवाइज क्या होगा कि बहुत सारे रैंकिंग्स की तो मैं बात नहीं करूंगा, बट बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर कि स्टेट्स को इन पर्टिकुलर चीजों के इन चीजों से आंका जाता है. डिजिटल कितने सर्विसेज आपके ऑन बोर्ड है और बहुत अभी मेरे ख्याल से चीफ सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी से आई डोंट नो कुछ कलीग से बात हो रही थी, तो दे वर ऑल्सो सेइंग कि एक रैंकिंग सिस्टम जो है, नॉट रैंकिंग बट एक इवैल्यूएशन सिस्टम जो है, जैसा हमारा स्वच्छ भारत अभियान चला था उसमें हम लोग रैंकिंग्स देखते थे हर एक स्टेट की कौन सी रैंक है, अभी कौन सा रैंक है. सो ऑन दैट पॉइंट ऑफ व्यू डिजिटल इनेबलमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रैंकिंग शुरू हो रही है या फिर इवैल्यूएशन शुरू हो रही है. आई वुड अर्ज दैट ऑल द पीपल, ऑल द डिपार्टमेंट्स हु आर प्रेजेंट हियर कैन प्लीज come forward, integrate yourself with DigiLocker and make your people digitally enabled. Thank you so much. Thank you, sir.